नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज भी मैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण उपन्यास की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात जिसका वास्ता हमारी संवैधानिक व्यवस्था से है। क्या हमारे संविधान को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या उसकी भावना को बदलने की कोशिश की जा रही है? ये आरोप लगता रहा है पुराना है। इस आरोप के कम से कम 2-3 पहलू ऐसे हैं, जो लगता है कि विश्वसनीय हैं। जैसे एक तो इसके धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अगर आप कहना चाहें तो, उस ढांचे पे चोट। यानी इस देश में हर किसी को अपने ढंग से पूजा-पाठ का अधिकार है, अपनी व्यक्तिगत आस्था का अधिकार है और अपनी धार्मिक पहचान के साथ वह इस देश में बराबरी के साथ रह सकता है। इस भावना को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है, जो हमारे संविधान की मूल प्रतिज्ञाओं में है। इसी तरह जो बराबरी का मसला है, सामाजिक बराबरी का, जिसमें जातिवाद के उन्मूलन की कल्पना शामिल है, हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रतिज्ञा के साथ, इस ख्याल के साथ बेईमानी जारी है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि वो तो जातिवादी नहीं हैं, हम पाते हैं कि उनसे बड़ा जातिवादी कोई है ही नहीं। भारतीय राजनीति तो बिल्कुल जातिवाद के खानों में बटी हुई है। जातियों के भीतर उपजातियां और उपजातियों के भीतर और भी जातियां निकल रही हैं। तो संविधान के इन दो परकोटों पे चोट जारी है। लेकिन आज मैं जिन मुद्दों पे बात करना चाहता हूं, उसका वास्ता संवैधानिक संस्थाओं से है। संवैधानिक संस्थाओं को भी लगातार कमजोर किया जा रहा है, उनकी विश्वसनीयता कम की जा रही है। इसके दो उदाहरण बिल्कुल हमारे सामने हैं। एक तो जो आप देखेंगे कि संसद में इन दिनों जो हंगामा चल रहा है, उसमें एक का वास्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाए जाने की मांग से है। उनके खिलाफ एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से है कि ये अध्यक्ष जो है, ये स्पीकर जो है, सरकार का साथ देता है, संसद की गरिमा को, सबकी बराबरी के मौके को बनाए नहीं रखता है। ये आरोप कितना सच है? क्या ये लगाया जाना चाहिए? आप कायदे से पिछले दिनों की बहसों को देख लें। खास तौर पर राहुल गांधी का जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चल रही बहस पे हस्तक्षेप था, उस दौरान स्पीकर की भूमिका देख लें और प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के दौरान भूमिका देख लें, तब पता चलता है कि दोनों में स्पीकर के रवैये में फर्क था। वो फर्क क्या था? राहुल गांधी को इस तर्क पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के क्रम में, जवाब देने के क्रम में जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी गई कि इसका वास्ता राष्ट्रपति के अभिभाषण से नहीं है। लेकिन उसी अभिभाषण पे जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा लगाए गए नारों का जिक्र किया। क्या उसका वास्ता राष्ट्रपति के अभिभाषण से था? कम से कम 15 मिनट लगातार वो बोलते रहे कि कुछ छात्रों ने, जो मुट्ठी भर के होंगे, उनको कांग्रेस कांग्रेस बताते रहे। ये एक तरह की गलत बयानी थी, जिस पे स्पीकर ने कुछ नहीं किया, जाने दिया। खैर, इस स्पीकर का इसी तरह ऐसे मसले और भी रहे हैं। विपक्ष की शिकायत है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो लेकिन ये जो अविश्वास है, जो उनको हटाए जाने के प्रस्ताव की इच्छा तक जा पहुंचा है, ये असल में बता रहा है कि एक संवैधानिक व्यवस्था के प्रति, एक संवैधानिक संस्था के प्रति हमारा भरोसा घटा है। अब एक दूसरी बात आ रही है एसआईआर को लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है महाभियोग की, इम्पीचमेंट लाने की। इम्पीचमेंट बहुत बड़ी चीज होता है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाने की बात क्यों है? क्योंकि एसआईआर के नाम पर उन पर आरोप है कि वो विपक्ष के वोटों की
को की कटौती कर रहे हैं। मैं चलिए इस आरोप को बहुत दूर तक तवज्जो इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा वोट पक्ष का है, कौन सा विपक्ष का, कौन सा सत्ता पक्ष का है, कौन सा बीजेपी का, कौन सा टीएमसी का। तो मैं इसमें नहीं पड़ता हूं। लेकिन ये सच है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी अनमन्यता में इस देश के सबसे कमजोर नागरिक के सामने उसकी नागरिकता का प्रश्न खड़ा कर दिया है। ये जो यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ की मिट्टी में पला बढ़ा, उसको कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम जो हो यहाँ के नागरिक हो। अमूमन ये जिम्मेदारी राष्ट्र की होती है कि अगर कोई नागरिक नहीं है तो साबित करे कि नागरिक नहीं है। लेकिन जो नागरिक हैं, जिनके पास वैध माने जाने वाले दस्तावेज हैं, जिनके पास चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है, उनको कहा जा रहा है कि ना ये सब नहीं चलेगा, तुम कुछ और कागज लाओ। इस देश का गरीब आदमी इसकी मार झेल रहा है। ऐसी मार वो तमाम मोर्चों पे झेल रहा है और उसमें कई बार मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो हैरान करने वाले होते हैं। जमानत को लेकर उसका रुख जो है, राम रहीम को लगातार पैरोल मिलती जाती है, शर्जील इमाम को 10 दिन की इतने मुश्किल बाद अंतरिम जमानत मिल पाई है, जबकि वो पूरी जमानत का कम से कम हकदार है। 5 साल से ज्यादा उसके जेल में कट गए। तो अलग अलग कसौटियां न्याय की, और इन कसौटियों को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि ज्यादातर अमीर लोगों के हक में जाती, ज्यादातर सत्ता पक्ष के हक में जाती कसौटियां हैं। तो ये सवाल मीडिया का सवाल, मीडिया भी इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। पूरा मीडिया का रवैया जो इन दिनों है वो बिल्कुल सरकार परस्त हो गया है। जो जरूरी सवाल हैं वो पूछ नहीं रहा है। खैर, इन संवैधानिक संस्थाओं की जो 2 महाभियोग लगाए जाने की बात हो रही है, इस बातचीत ने मुझे एक और महाभियोग की याद दिलाई है जो बरसों पहले लाने की कोशिश हो रही थी, जो संभव नहीं हुआ। वो इस देश की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के खिलाफ की बात थी। इसीलिए अब मैं उस उपन्यास की चर्चा करना चाहता हूं। अंजलि देशपांडे का उपन्यास है, नाम है महाभियोग। और इस उपन्यास की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं इसके बारे में बताऊंगा। महाभियोग असल में भोपाल गैस त्रासदी पे लिखा गया उपन्यास है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद न्याय की लड़ाई पे असल में कहना चाहिए कि वो न्याय की लड़ाई जो है, आपको याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी इतनी बड़ी थी। एक रात अचानक 3 दिसंबर की रात थी 1984 की, भोपाल का आसमान जहरीले धुएं से भर गया, जो जहरीली गैस से, जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली थी, और हजारों लोग तत्काल मारे गए। वो आधी रात को खांसते, सांस लेने में मुश्किल के बीच उठे। उनको इतनी परेशानी हुई कि घर छोड़ के जिधर वो सड़क पे मारे गए। जो तत्काल मारे गए वो खुशकिस्मत थे, क्योंकि अगले कुछ दिन बाद जिन लोगों की मौत हुई, बड़ी तड़प तड़प के मौत हुई, वो भी फिर भी ठीक थे। जो लोग और बचे रह गए, विकलांगों की तरह, गलित अंग वाले लोगों की तरह, उनकी तादाद भी कुल मिला के लाखों में पहुंचती है। और उसके इंसाफ का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट पे यह आरोप लगा कि उसने न जाने किसके कहने पे एक ऐसा समझौता कर लिया है जिसमें न्याय की गुंजाइश नहीं है, जो पीड़ितों को कुछ मुआवजा देकर संतुष्ट कर देने के लिए किया गया समझौता है। तो महाभियोग जो उपन्यास है, इम्पीचमेंट के नाम से अंग्रेजी में है, वो उपन्यास बताता है कि किस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इंसाफ के लिए लड़ने की कोशिश हुई, कैसे फ्रेंड्स ऑफ भोपाल के नाम से एक संस्था जैसा ढांचा बनाया गया, उससे तमाम तरह के एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट और तरह तरह के लोग, पत्रकार जुड़े, लेकिन अंततः वो लड़ाई किसी मोड़ तक नहीं पहुंची। उस उपन्यास का एक दूसरा हिस्सा भी है, हिस्सा नहीं, उसी उपन्यास के पैरेलल चलती कहानी, कई लड़कियों की, आजाद ख्याल लड़कियों की,
जिनमें 2 लेस्बियन हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़की अविवाहित मातृत्व को सामना करने को तैयार है। तमाम लोगों के विरोध के बावजूद वो अपने विफल प्रेम से पैदा होने वाले बच्चे को धरती पे लाती है और पाती है कि जिन लोगों ने कभी उसको गर्भ में मार देने की वकालत की थी, लगातार आग्रह किया था कि खत्म करो, एबॉर्शन करा लो, वही अब इस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। खैर ये अलग कहानी है। जो महाभियोग की कहानी है, जो सारी कहानियां हैं, वो याद दिलाती हैं कि इस देश में गरीब आदमी के लिए, इस देश में कमजोर आदमी के लिए इंसाफ लगभग असंभव हो चुका है। इंसाफ जो है वो जो है अमीर लोगों की तिजोरी का मामला है। इंसाफ जो है वो बड़ी पूंजी का खेल है। इंसाफ जो है सत्ता का खेल है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पूंजी और सत्ता के गठजोड़ ने जो बरसों से, जिसको हम नव साम्राज्यवाद की सरलीकृत सी अवधारणा में डाल देते हैं, समझते हुए कि कोई सैद्धांतिक विचार है, असल में उसकी मार इस देश के सबसे कमजोर लोगों पे किस तरह पड़ती है, उसकी याद ये उपन्यास दिलाता है। ये उपन्यास 2016 में छपा था। पिछले दिनों एक गोष्ठी में इसकी नए सिरे से चर्चा हुई। मुझे लगा कि इसकी याद दिलाई जानी चाहिए, इसको फिर से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माहौल है, फिर हम देख रहे हैं कि जनता के हितों को कुर्बान करते हुए इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, इस देश की सरकार, इस देश का मीडिया, इस देश की अदालतें और बहुत दूर तक कई मामलों में, मैं तो भूल गया राज्यपाल के पद की जो गरिमा गिरी है इन वर्षों में, कैसे वो बिल्कुल सत्ता के साथ गठजोड़ करते और एक पार्टी में बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तमाम हैं। मैं सीबीआई और ईडी तक जा ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, जो लगातार अविश्वसनीय होती जा रही हैं। तो इस अविश्वास से लड़ाई बहुत जरूरी है। इस देश के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। इस देश के मूल ताने बाने को बचाना बहुत जरूरी है। और मूल ताना बाना बोलते मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको सिर्फ धार्मिक और जातिगत पहचानों से न जोड़ें। याद रखें कि ये इस देश के गरीबों की लड़ाई है। पिछले दिनों होली के नाम पर या अन्य दूसरे बहानों से जो धार्मिक और जातिगत लड़ाइयां दिखाई पड़ती हैं, असल में वो गरीबी की, अभाव की कुंठा से उपजी लड़ाइयां हैं, जिनको इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार चर्चा योग्य भी नहीं मानती। जो ईरान में भीषण युद्ध चल रहा है, जो अमेरिकी हमला चल रहा है, और उसके बाद दुनिया भर में जो आर्थिक और पेट्रोल के संकट पैदा हो सकते हैं, विपक्ष का आरोप है कि हमारे यहां वो खबर भी छुपाई जा रही है। अचानक ये संकट टूटेगा तो क्या होगा, इसकी परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि 40 करोड़ का हिंदुस्तान 80 करोड़ के हिंदुस्तान को उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करता है। वो उसका इस्तेमाल बस अपने घरों के झाड़ू पोछे के लिए, अपनी गाड़ियां साफ करने के लिए, अपने यहाँ का कूड़ा उठाने के लिए, अपने यहाँ अखबार फेंकने के लिए, अपने कपड़ों पे इस्त्री कराने के लिए करता है। ये जो गरीब हिंदुस्तान है, ये जैसे एक उपनिवेश बना हुआ है, इस अमीर हिंदुस्तान का महाभियोग जैसा उपन्यास इसकी ओर इशारा करता है। और इन दिनों हमारी संसद में जो कुछ हो रहा है, संवैधानिक मानी जाने वाली संस्थाएं संविधान की मूल भावना के साथ जिस तरह के खिलवाड़ कर रही हैं, उनको देखते हुए लगता है ये सवाल पूछने का समय आ गया है कि क्या वाकई जिनको हमने कमान सौंपी थी इस देश की, वो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, इसके संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जिस भावना से ये देश बना है उस भावना की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ ये टिप्पणी यहीं छोड़ता हूं। शुक्रिया।